नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन, जो नया डिलिमिटेशन हुआ है ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई के नेतृत्व में, उसको चैलेंज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। मोहम्मद आयूब नाम के कोई शख्स हैं और इसके अलावा भी कई लोगों ने, पैंथर्स पार्टी आप जानते ही हैं कि वो कितने केसेस ख़राब करती है जम्मू कश्मीर के। पता नहीं वो किसके लिए काम करते हैं, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर केसेस को पैंथर्स पार्टी ने ख़राब किया हुआ है। खैर, अपने अपने विचार है, हो सकता है उनके मन में कुछ अच्छा हो और अच्छा फाइनली ना हो पाता हो या दूरदृष्टिता ना हो, वो अलग अलग बातें। लेकिन आज की तारीख में जो इस समय का प्रश्न है वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो PIL फाइल हुई है उस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब लगाया और केंद्र सरकार ने दो टूक कहा, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, गजट हो चुका है, अब हो नहीं सकता। पिटीशन है किस बात की और लड़ाई किस बात की? लड़ाई इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में जिस समय आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जब जम्मू कश्मीर का अधिमिलन डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव करवाने थे। जम्मू कश्मीर में 75 सीटें हुआ करती थी, बाद में दोबारा डिलिमिटेशन हुआ तो सीटें बढ़ाई गई। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर लद्दाख, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया है, तो आप सोच कर देखिए उस समय सीटें जो इससे पहले का था, पिछले वाले पर नहीं जाते, अभी की बात करते हैं, जो अभी नए डिलिमिटेशन से पहले की सिचुएशन है वो समझिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों मिलाकर लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी हमारे पास है। 1,25,000 किलोमीटर की टेरिटरी लगभग, या 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी पाकिस्तान ने कब्जा करके रखी, जिसमें गिलगिट, बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद क्षेत्र आते हैं। उनका इंटरनेशनली, हालांकि वो इंटरनेशनल इशू नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ उपक्रम करता रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। वो हमारे पास वापस आना है, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक, तो कभी बोथ स्ट्राइक, लेकिन हर बार पाकिस्तान बच जाता है। कभी गलवान हो जाता है, तो कभी हमारे देश में CAA हो जाता है, तो कभी हमारे देश में किसान आंदोलन हो जाता है, तो कभी अफ़गानिस्तान में अमेरिका भाग जाता है। जितने बार हमने प्रयास किया, जितनी बार फौजें वहाँ सजाई गईं, उतने बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ और भारत सरकार उस क्षेत्र को वापस नहीं ले पाई, सारे माहौल देश संसार के बनने के बावजूद। तो यही कहा जाएगा कि अभी समय थोड़ा सा है जिसके तहत हम वो ज़मीनें वापस नहीं ले पा रहे, लेकिन लेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर की सीटें बचती, तो हमने 24 सीटें रिजर्व रखी हुई हैं उस क्षेत्र के लिए जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। जब भी वो वापस आएगा तो उन 24 सीटों पर हम चुनाव करवाएंगे। लेकिन अंदर जो डिलिमिटेशन करवाया गया, तो सोच कर देखिए कि एक 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग, या 50,000 स्क्वायर किलोमीटर या उससे ज़्यादा की बात मान लें, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग लद्दाख, और लद्दाख में केवल 2 सीटें। आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा होगा, या 4 सीटें, आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा होगा। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र 29,000 स्क्वायर किलोमीटर का जम्मू बनता है। जम्मू में 37 सीट्स, और कश्मीर जो कि आज की तारीख में नहीं, पहले भी लगभग 10,000 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बनता था, और उसके अंदर 46 सीट। कश्मीर के अंदर 46 सीटें, जम्मू के अंदर 37 सीटें 37, और लद्दाख के अंदर 4 सीटें। आप किस प्रकार का कैलकुलेशन चल रहा होगा 87 सीट्स का, आप सोच कर देखिए। लेकिन चल रहा था, इसका परिणाम ये निकलता था कि सरकार जम्मू कश्मीर में जब भी बन रही थी तो वो सरकार कश्मीर से ही बन रही थी, और यही कारण था क्योंकि कश्मीर से हिंदू विहीन उन्होंने कर दिया, हिंदुओं को भगा दिया। हिंदुओं को समझ नहीं आया, पहले वो सेकुलर बने रहे, फिर वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्टों के बड़े खास बने रहे, और बाद में जब वो मारे गए तो मारने पर वहाँ से भागे, तो जो सबसे खास थे उन्होंने ही उनके मकानों पर भी कब्जा कर लिया। ये कश्मीर फाइल्स आप देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। घर वापसी का नंबर, जब हरि सिंह महाराज घर वापसी करवा रहे थे मुसलमानों की, तब जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित जो अपने आप को कहते हैं, वो जाकर रावी नदी के, वो जाकर वहाँ झेलम रावी नदी के बीचों बीच खड़े हो गए और कहा हम आत्मदाह कर लेंगे अगर तुमने इनको वापस ले लिया।
परिणाम ये निकला कि उनको तो वापस नहीं आने दिया हरी सिंह के टाइम पर, लेकिन खुद को कश्मीर छोड़ना पड़ा और दर दर भटकना पड़ा। रिलीजन, लोग कहते हैं रिलीजन से क्या होता है, रिलीजन से जो होता है, रिलीजियस जब जनसंख्या बढ़ती है, लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, देश तो वैसे ही रहेगा, देश तो सेकुलर है। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो कश्मीर में 89-90 में क्या हुआ वो देखने में दिखाई दे रहा है। जनसंख्या जब बढ़ती है तो कोलकाता में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है वो दिख रहा है। जनसंख्या जब असंतुलन होता है तो केरला में क्या हो रहा है वो दिख रहा है। तो आप सोच लीजिए कि जनसंख्या जब असंतुलन होता है तो जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के साथ वो होता है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा वो होता है, जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ वो होता है, और जो बंगाल में हो रहा है वो भी होता ही है। होता कुछ नहीं है, लेकिन परिणाम बहुत बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं जो दिख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार जम्मू और कश्मीर की कश्मीर से ही बनना तय था कि जहां पर 46 सीटें हों टोटल 87 में से, और 37 सीटें जम्मू से हों, 37 सीटें जम्मू से हों, और 4 सीट्स जो सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख का बनता वहां से केवल 4 सीटें हों। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा होगा जम्मू कश्मीर में, कैसे डिलिमिटेशन नेहरू जी ने करवाया होगा, शेख अब्दुल्ला ने करवाया होगा, और इनकी मिली भगत से कैसे चल रहा होगा जम्मू कश्मीर, कैसे क्षेत्र के अंदर का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, जिन्होंने विदेशी रिलीजन को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने विदेशी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया, जो विदेशी विचारधारा से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते घर वापसी भी नहीं होने दी, इतना ज़्यादा लड़ते रहे, इतना ज़्यादा हीन भावना, इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट भावना पैदा हो गई कि जो लोग वापस आ रहे थे, जिनकी वापसी की तैयारी कर ली गई तो उनको वापस नहीं आने दिया, और उस जनसंख्या, उस डेमोग्राफी ने परिणाम दिखाए। अब जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इमरजेंसी में संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान में संशोधन करने पर 6 साल का इलेक्शन कर दिया, तो उन्होंने भी अपना 6 साल का कर दिया। लेकिन उसी दौरान 42वें संविधान संशोधन से प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा, जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक पार्टिकुलर समाज, एक पार्टिकुलर सोसाइटी लगातार ये कहती है कि भाई संविधान सेकुलर है, हमको ये अधिकार संविधान ने दिए। उस संविधान में सेकुलर शब्द जोड़े जाने को जम्मू कश्मीर सरकार ने स्वीकार नहीं किया, और कभी भी जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द जम्मू कश्मीर में कभी सेकुलर शब्द था ही नहीं, क्योंकि उनके मन में बिल्कुल स्पष्ट था कि कश्मीर में सीटें 46 हैं और बाकी की जो दोनों की मिलाकर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मिलती हैं वो 41 हैं, तो 46 सीट से ही सरकार बनेगी, और 46 सीट्स पर हमने बाकी लोगों को भगा दिया है, उन्होंने बाकी लोगों को भगा दिया है, और अब केवल एक पार्टिकुलर मजहब के लोग हैं। इसलिए क्यों सेकुलर होना, क्योंकि सेकुलरिज्म का ठेका तो केवल हिंदुस्तान के हिंदुओं ने ले रखा है, सेकुलरिज्म का ठेका बाकी जो सांप्रदायिक लोग हैं उन्होंने नहीं ले रखा, क्योंकि हिंदू स्वयं में सेकुलर है। बहुत सारे रिलीजन हिंदू में हैं, बहुत सारी पूजा पाठ पद्धतियां हैं, और जो नास्तिक है वो भी हिंदू है। लेकिन जो नास्तिक है वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो नास्तिक है वो ईसाई नहीं हो सकता, जो नास्तिक है वो पारसी नहीं हो सकता, जो नास्तिक है वो यहूदी नहीं हो सकता, लेकिन जो नास्तिक है वो हिंदू हो सकता है। जब ऐसी परिभाषा है सेकुलरिज्म तो दिखता है हिंदू हैं, इसलिए ठेका भी हिंदू का ही है, वो तो मजहबी हैं, इसलिए मजहब के आधार पर उन्होंने सेकुलर शब्द अपने यहाँ स्वीकार ही नहीं किया। परिणाम ये निकला कि पिछले 75 साल से जब भी सरकार बनी तो वो कश्मीर से सरकार बनी, और कश्मीर से ही मुख्यमंत्री बनता था। बाकी जम्मू वालों ने और लद्दाख वालों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं या वो सत्ता में आ सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार अवसर दे दिया महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर, उसकी भी अपनी कहानी है। महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार बनी थी, उस सरकार को इसलिए बनाया गया था ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ सचिवालय में घुस सकें, वहाँ विधानसभा में घुस सकें, और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, जो शक्ति निकालनी है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। इसलिए जबरन वहाँ सरकार बनाई गई थी, विचारधारा के विरुद्ध सरकार बनाई गई थी, जहर का प्याला पीकर सरकार बनाई गई थी।
लेकिन सरकार बनने के परिणाम निकले कि हमको उनकी स्ट्रैटेजी पता लग गई, सचिवालय के अंदर क्या है उनके पास ये सब पता लग गया, और जिस दिन ये पूर्ण हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार गिरा भी ली। और गिराने का कारण हो सकता है वो चलती रहती, लेकिन महबूबा मुफ्ती की रमज़ान के दौरान की हट धर्मिता ने सरकार गिराने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, और वो अवसर ढूंढ ही रहे थे। ये वहाँ का परिणाम था। तो पहली बार जम्मू के लोगों ने एक उप मुख्यमंत्री देखा अपने यहाँ, अपने बीच का व्यक्ति, और पहली बार सत्ता में भागीदारी उन्होंने की। लेकिन अब जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने ये सब कुछ कर दिया। जम्मू कश्मीर में पूरा संविधान लागू कर दिया, वहाँ का संविधान खत्म कर दिया, आर्टिकल 35 कैपिटल ए खत्म कर दिया, 370 जिससे ये सब किया गया उसको भी डाइल्यूट कर दिया। यानी कि अब पुनः वो वैसी वर्षा थोड़ा मुश्किल काम है, हो तब सकता है जब कांग्रेस फुल सत्ता में आए और दोनों सदनों में उसके पास 2/3 बहुमत लगभग हो, तो वो कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि उनको सबसे पहले 370 में संशोधन करना पड़ेगा। उससे पहले 370 में पावर दे रखी थी तो फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सब कुछ हो जाता था, यानी कि पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। उसी को मिसयूज़ करते हुए ही आर्टिकल 35 कैपिटल ए पास कर लिया था। लेकिन अभी जो नया संशोधन है 370 का, उस संशोधन के अनुसार पहले 370 संशोधित होगी और पावर गेन होगी, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पावर जाएगी। उसके लिए पार्लियामेंट में ही हो सकता है, वो प्रेसिडेंट के हाथ से बाहर जा चुका है। यानी कि अब सरकार को पूरे देश को बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इतना आसान नहीं बचा। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक काम और हो गया, लद्दाख को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बना दिया गया, और जम्मू और कश्मीर जो बाकी का बचा था, जिसको हम मानकर चलें कि 55-60 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर बचा होगा, जो बाकी का बचा है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार का हो गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दी। लेकिन डिलिमिटेशन उसमें प्रावधान रख दिया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि हम डिलिमिटेशन करेंगे और सीटों का हम परिवर्तन करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, और डिलिमिटेशन कमीशन लंबे समय तक चला, और डिलिमिटेशन कमीशन ने एक काम कर दिया, जम्मू में 6 सीटें बढ़ा दी, यानी कि 37 + 6 43 हो गई, और कश्मीर में 1 सीट बढ़ा दी, 46 + 1 47 हो गई। तो फिर भी 4 सीटों का फ़र्क इसमें आता है। जम्मू और कश्मीर में 4 सीटों का फ़र्क है। 4 सीटें अभी भी जम्मू की कम है, जबकि जम्मू का क्षेत्र लगभग 29,000 स्क्वायर किलोमीटर का बनता है, और कश्मीर का क्षेत्र 10 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का बनता है। अब कश्मीर के लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उसमें जम्मू के लोगों का दोष क्या? सवाल सीधा है। जो लोग जनसंख्या निधि पर पिछले 2-3 दिन से ऊधम मचाए हुए हैं, पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कह दिया कि भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए, उस पर लोग ऊधम मचाए हुए हैं। हमने कहाँ पैदा किया? जबकि 1947 के डेटा के अनुसार मुस्लिम आबादी 6 गुना से ज़्यादा बढ़ी है और हिंदू आबादी केवल 3 गुना बढ़ी है, यानी कि दुगनी स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से लोग बढ़ रहे हैं। अब कश्मीर में ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, इसमें जम्मू के लोगों का दोष क्या? जम्मू की सीटें क्यों कम हो? आपके ज़्यादा बच्चे पैदा करने का परिणाम जम्मू वाले क्यों झेलें? लेकिन फिर भी भाई जनसंख्या के आधार पर वो सब कुछ हो रहा है। अब 43 वर्सेस 47 हो गई, फिर भी 4 सीटों का फ़र्क है। लेकिन सवाल वहाँ पर आ रहा है कि 4 सीटें अगर केंद्र की सरकार रहती है तो 4 सीटें जम्मू कश्मीर की किसी भी छोटी पॉलिटिकल पार्टी से कोलैबोरेशन करके सरकार बनाई जा सकती है। जैसे सरदार लोन को इकट्ठा कर लिया था, तो कोई भी छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर के अंदर, कश्मीर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो अगर 5, 7, 10 सीटें लेकर आती है तो भी सरकार बनाई जा सकती है जम्मू से। इसलिए फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उनकी पार्टियों का ऊधम मचाना लाजिम था। वो अपने हिसाब से गुपकार गैंग बनाकर और खूब गैंगवार कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं पर आती है कि डिलिमिटेशन वो चाहते नहीं थे, लेकिन डिलिमिटेशन तो हो गया। सरकार ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने बाकायदा ऑब्जेक्शंस मांगे थे, वो डिफरेंट ग्रुप से मिले थे, तमाम तरह के फॉर्मूलों का वहाँ एक्सरसाइज हुई। उसके बाद प्राइमरी पब्लिकेशन हुआ, फिर ऑब्जेक्शन आए, फिर वो ऑब्जेक्शन रिमूव हुए, ये एक प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट पास हो गया। उसके साथ ही केंद्र सरकार ने डिलिमिटेशन का गजट भी कर दिया मई में। अब गजट के बाद क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में इनका कहना है कि भाई ये डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, ये गलत है।
जम्मू को सीटें ज़्यादा इतनी देना ठीक नहीं है, और दुनिया भर के जो भी उनके आर्गूमेंट हैं, फला ईयर में ये हो गया और फला शेड्यूल में ऐसा हो गया, फला में वैसा हो गया, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये कानून है और पहले जम्मू कश्मीर का संविधान था उसमें ये पावर इनको दे रखी थी, केंद्र के इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रखी थी, ये सारी बहसें वहाँ पर उन्होंने लगाई। केंद्र सरकार ने 2 बड़े जजमेंटों का हवाला दिया। एक जजमेंट में उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ऑलरेडी, मेघराज मेरे ख्याल से उसके जजमेंट का नाम है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई 5 जजों की बेंच ऑलरेडी डिसाइड ये कर चुकी है कि अगर कोई प्रक्रिया चली और उस प्रक्रिया के बाद उसका नोटिफिकेशन हो चुका, गजट हो चुका है, तो गजट के बाद वो फाइनल हो जाता है, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाए जा सकते। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। इसलिए 2 टूक का कि भाई इस पर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि गजट हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही, और हमें लगता है कि हम सबको उसको जानने की आवश्यकता रहती है। आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होता है, हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई संशोधन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 368 ऐसा आर्टिकल है जो संशोधन बताता है। प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की प्रक्रिया हो सकती है, मोर देन मेजॉरिटी की प्रक्रिया हो सकती है, और 3/4 की 2/3 बहुमत की प्रक्रिया हो सकती है प्रेजेंट एंड वोटिंग के, या फिर टोटल मेंबरशिप का 50% की हो सकती है। तो अलग अलग प्रावधानों में अलग अलग व्यवस्था ज़रूर दे रखी है, लेकिन इस व्यवस्था के होते हुए भी सवाल यहाँ पर है कि आर्टिकल 368 से क्या क्या संशोधन किया जा सकता है। क्या जो शेड्यूल पीछे लगे हुए हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी लेकर कोई कानून बना हुआ है उसमें कोई संशोधन किया जाता है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा? यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आर्टिकल 370 का संशोधन हो गया और आर्टिकल 370 के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हो गया। इस जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत अगर कोई प्रक्रिया होती है तो क्या वो आर्टिकल 368 के तहत मानी जाएगी? और उसके तहत शेड्यूल बदला जाता है। शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल में सीटों का बंटवारा है, तो शेड्यूल में कुछ संशोधन कर दिया जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर असेंबली में इतनी सीटें होंगी और ये होगा वो। तो शेड्यूल में अगर संशोधन होता है तो क्या 368 का संशोधन माना जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात स्पष्ट की और उन्होंने कहा देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट है और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पार्ट है, यानी कि जो आर्टिकल्स का पार्ट है चैप्टर्स का, उसमें संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 से ही हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अगर शेड्यूल में संशोधन किया जाता है, यानी कि पीछे अनुसूचियां लगी हुई हैं, उसमें संशोधन किया जाता है या उनके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर किए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ली जाती है, तो फिर वो आर्टिकल 368 के संशोधन नहीं माने जाएंगे और उसमें आर्टिकल 368 की कोई आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल 368 की कोई बाध्यता नहीं है। अब यहाँ पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बात आई कि भाई आर्टिकल 370 का ये था और उधर शेड्यूल में परिवर्तन आया, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि शेड्यूल में परिवर्तन किसी प्रकार से भी पार्लियामेंट में रखा जाए, ये इसके लिए बाध्य नहीं है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के होते हुए भी, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया जिसके तहत डिलिमिटेशन बनाना था, तो वो डिलिमिटेशन का जो ऑर्डर है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत किया जा सकता है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता नहीं है। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया नहीं, ये इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पार्लियामेंट से पास हुआ है और पार्लियामेंट ने उस कानून में ये पावर दी है सरकार को कि वो डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करेगा, यानी कि परिसीमन के लिए एक आयुक्त को अपॉइंट करेगा और उसमें पावर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन कमीशन को डिलिमिटेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है चूंकि पार्लियामेंट ने पावर दे रखी है। ये बात केंद्र सरकार ने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दी, 2 टूक जवाब दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होना था वो हो चुका है। आगे उस पर जो एफिडेविट दाखिल किया है केंद्र सरकार ने, उस पर भी काउंटर एफिडेविट आएगा, काउंटर पर फिर रिजॉइंडर आएगा, जो भी होगा देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने डिलिमिटेशन के मामले में 2 टूक किया। मेरा मानना अभी ये है कि जो 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की हमने सेव करके रखी हैं, उन 24 सीटों पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल से, यानी कि भारत में जो वहाँ से आए हुए माइग्रेंट्स हैं,
जो वहाँ से आए हुए विस्थापित हैं उन विस्थापितों का वोट बनवाकर उन 24 सीटों को भर देना चाहिए। कब्जा भले ही जम्मू कश्मीर में उस हिस्से में पाकिस्तान का हो, लेकिन वहाँ की जो 24 सीटें हैं उन 24 सीटों का परिसीमन भारत में बैठकर किया जा सकता है और उस परिसीमन में 24 सीटें जो वहाँ से हिंदू आए उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि वो पाक-ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की लड़ाई भी वापस लेने की सही से संसार के सभी फोरमों पर लड़ सकें, जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी लड़ सकें। तो फिर अगर ऐसा होकर देती है सरकार तो 43+24 भी उसमें आ जाएंगी और फिर कश्मीर केवल 47 पर रह जाएगा। इसलिए वहाँ की जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर चुनाव उनका भी वोट बनाकर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर उनके जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को असेंबली का हिस्सा घोषित कर देना चाहिए। ये ही एक उचित रास्ता है। जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसकी लड़ाई को सही से लड़ने के लिए ये रास्ता स्वीकार करना चाहिए। बाकी क्या होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख पर डिसाइड करेगा, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट लगाया उसकी चर्चा मैंने आपको की। केंद्र सरकार अपने स्थान पर सुदृढ़ और सही से अपना जवाब दे रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।